वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट देखिएगा। इसमें आपको मैथ, जीके, जीएस, अंग्रेजी और हिंदी सभी तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। एंड कंप्लीट फुल प्रैक्टिस सेट है, और वो भी आपका नया सिलेबस के अनुसार। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइव क्लास अभी नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम चल रहा है फ्रेंड्स। एक दो दिन में लाइव क्लास में आऊँगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल देखें। पहला सवाल आप लोग के सामने है, गेस करते चलिएगा। जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊँची क्या होगी? किस पे देखिए आवाज़ के जो तीक्ष्ण है फ्रेंड्स, वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी पिच यानी आवृत्ति पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी क्या? उसकी आवृत्ति यानी पिच होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी पहला का करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 है, निम्न में इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो कीमोथेरेपी किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 को देखिए। निम्न चित्र में ए व बी के बीच विभवांतर क्या होगा? तो देखिए ए और बी के बीच आपका विभवांतर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4/3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 आपका है, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जब कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेलता हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है? 4 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 आपका है कि साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? सवाल नंबर 5, तो साइनस वोनेसस आपका अशुद्ध रक्त को ढोता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जनरली देखिए पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो अशुद्ध रक्त को कौन ढोता है? तो याद रखिएगा सीरा। ठीक है, सीरा है जो क्या अशुद्ध रक्त को ढोता है, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और जो धमनी है फ्रेंड्स वो शुद्ध रक्त को धोता है, याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल आपका क्या पूछा गया है कि साइनस वोनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? तो 5 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध रक्त को ढोता है। सवाल नंबर 6 इंग्लिश। देखिए इसी तरह से आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट आएगा। सवाल नंबर 6 को देखिए क्या कर रहा है, सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवेन। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 का क्या कर रहा है आपका? डेडलाइन। तो डेडलाइन मतलब क्या होता है? सीमा रेखा होता है। ठीक है, तो इसका सिमिलर शब्द आपको ढूंढना है, तो सीमा रेखा के अंतिम लिमिटेड हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स। ठीक है, तो देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों मैं बताया हूँ फ्रेंड्स। सफिक्स मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स। तो सफिक्स मतलब उपसर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है? उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है। प्रीफिक्स मतलब प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद लगता है। तो इसमें आपका उपसर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, तो फाइड लास्ट में तो यहाँ क्या बनेगा? तो बोनाफाइड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल का रहा है, इन द गिवन सेंटेंस सम ऑफ द पार्ट हैव एरर्स एंड सम हैव नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर। ठीक है, इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। ठीक है, इसमें गलती दिया हुआ है फ्रेंड्स एक जगह, तो अगर गलती कहीं पे है तो आपका वो गलती आंसर चूज करना, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए पढ़ के देते हैं आपका। ए में क्या कर रहा है? ही रिपोर्टेड दैट द वर्क वेंट वेरी स्लोली बिकॉज द एक्सरे मशीन वाज नॉट वर्किंग वेरी गुड दैट डे। देखिए यहाँ गुड नहीं होगा, क्या होगा? मशीन वाज नॉट वर्किंग वेरी वेल होना चाहिए। ठीक है, वेल होना चाहिए, गुड यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसमें आपका एरर बता रहा है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल को देखिए। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड ऑफ, आई मस्ट बी ऑफ। तो देखिए बी ऑफ यहाँ पर किस तरह से यूज हो रहा है? प्रीपोजिशन या फ्रेज या नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एडवर्ब की तरह यहाँ पर यूज हो जा रहा है। इसमें क्या है? ऑफ होगा, एडवर्ब होगा। आई मस्ट बी ऑफ। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए। 10 नंबर सवाल है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें से सही कौन सा है? 3 है जो मिस स्पेल्ड है, 1 सही है। तो सवाल नंबर 10 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए।
इम्ब्रासमेंट इस तरह से लिखा जाता है, याद रखिएगा। इम्ब्रासमेंट मतलब क्या होता है, तो शर्मिंदगी होता है, तो सही ये लिखा हुआ है। बाकी ये तीनों जो क्या लिखा, गलत लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए 10 का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैथ है फ्रेंड्स, तो मैथ जो देखिए इस पर सोल्व होने लायक है उसको मैं बताता चलता हूँ। यहाँ पर 11 नंबर सवाल का x बटा वाई बराबर 2 है, तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। सिंपल है फ्रेंड्स, जब x बटा वाई बराबर 2 है तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 2y लिख सकते हैं। अब 2y लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को ऊपर रहने दीजिए और एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं। 2y के क्या हम कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूने का 4 हो जाएगा, यानी कि 4y स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 इसका राइट आंसर होगा। पहला का राइट आंसर, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 12 को देखिए। 12 नंबर सवाल है, अजीत किसी सामान को उसके अंकित मूल्य से 12.1/2% डिस्काउंट पे खरीदता है। वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य से 17.1/2% लाभ पर बेचता है, तो अजीत का लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे और विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो लाभ निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो अजीत किसी सामान को अंकित मूल्य से, तो अंकित मूल्य मानते हैं 100, अब 12.5% डिस्काउंट पे खरीदता है फ्रेंड्स, तो 12.5% इसका निकालिएगा तो कितना आता है, इसका जब 12.5% निकालिएगा तो कितना आएगा, 12.50 ₹12.5 आएगा। तो इसमें से घटा दिए 100 रुपया में, तो 100 रुपया में से 12.5 रुपया घटाइएगा तो कितना आएगा, 12.5 रुपया घटाइएगा तो 87.50 है, ठीक है, यानी 87.50 इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब इतना लाभ, इसके अंकित मूल्य के इतना लाभ पर बेचता है, तो लाभ पर बेचता है तो 100 का करिएगा, तो 100 का करिएगा 17 दूनी 34, 35% 2% करिएगा फ्रेंड्स, तो इसका कितना आएगा, आपका लाभ कितना आएगा, 17.50 यानी 17.5 रुपया लाभ आता है। तो इसमें 17 रुपया लाभ आता है, तो इसमें जोड़ दीजिएगा, तो ये विक्रय मूल्य है, तो कितना हो जाएगा 117.5। अब ये देखिए क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो लाभ निकालना है तो इसमें घटाइएगा फ्रेंड्स, तो जब इसमें लाभ घटाइएगा तो देखिए एग्जैक्टली 30 रुपया आएगा, यानी इसमें 117.50 में 87.50 घटाइएगा तो 30 रुपया आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, लाभ आ जाएगा, ठीक है। लाभ कितना आ गया, 30 रुपया। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुने 100 और वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला था, 87.50। इसको हल करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 12 नंबर सवाल इसका जब हल करिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 34.2/7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसको हल करिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 बहुत ही सिंपल है, आराम से बना सकते हैं इसको। 13 नंबर सवाल को, 13 नंबर सवाल आपका क्या है कि यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपया है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। सिंपल है फ्रेंड्स, मान लेते हैं राशि तो दिया नहीं हुआ है, तो राशि कितना मानते हैं x, और कह रहा है कि इसका 1/3 यानी 1/3 कितना है, 12 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x का मान कितना निकल गया आपका, 12 × 36, x बराबर कितना हो गया, 36 आ गया। अब राशि निकल गया, इसका कहता है क्या 1/4, तो 1/4 कर दीजिए इसका, 9 × 36 सिंपल है, 9 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रश्न है। यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगाकर पूरा करते हैं, ठीक है, तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरे करेंगे। तो देखिए 50 श्रमिक है जो आपका 4 घंटा कार्य करता है तो पूरा करता है, ठीक है। तो एक श्रमिक क्या करेगा, ज़्यादा दिन लगेगा, यानी कि आपका 50 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कितना 30 श्रमिक कर रहा है, तो यहाँ पर एकक नियम से 30 हो जाएगा। इसको काट दिए, 5 × 20/3 यानी 20/3 आया, 20 बटा कितना आया, 3 आया। इसको घंटा में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, छोटी 18 यानी आपकी 6 घंटा 40 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसको घंटा में बदलिएगा तो ऑप्शन नंबर सी 6 घंटा, इसे 60 से भागा दीजिएगा फ्रेंड्स, तो क्या है, घंटा में बदल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 घंटा 40 मिनट। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 मैथ का है। करा 50 रुपया PQR के बीच बांटे गए हैं, ठीक है, तीनों में बांटे गए हैं। अब देखिए यहाँ से समीकरण बनेगा, P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का 2/5 है, तो P को कितने रुपये मिले। सिंपल सा है फ्रेंड्स, ठीक है, तीनों में बांटा गया। तो प्रश्न से ही हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर कितना है आपका, ये 15 नंबर सवाल। तो 15 नंबर सवाल को प्रश्न से चलें तो देखिए कर रहा है, मान ले Q और R, Q और देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, Q और R के कुल हिस्से का जो P का हिस्सा है, जो Q और R के कुल हिस्से का 2/5 है। तो मान के चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मानते हैं कि Q और R का हिस्सा कितना है, X मानते हैं, ठीक है, कितना मानते हैं,
x मानते हैं, q और r का हिस्सा x मानते हैं, तो p का हिस्सा तो आराम से निकल जाएगा। p का हिस्सा प्रश्न अनुसार से क्या कर रहा है, इसका कितना 2/5 है, तो x का कितना हो जाएगा 2x/5, ये आ गया आपका p का हिस्सा। ठीक है, अब प्रश्न से कहते हैं कि बांटा गया है तीनों में, तो देखिए तीनों का हिस्सा लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस यानी p प्लस q प्लस r। ठीक है, तो p का हिस्सा कितना है आपका, p का हिस्सा कितना आपका दिया, q r का हिस्सा x है और p का हिस्सा कितना है 2x/5, इतना बराबर तीनों को बांटा गया कितना 1050 रुपया। बन गया समीकरण। अब इसको हल करिए तो 5 एलसीएम होगा फ्रेंड्स, तो 5 यहाँ आएगा, तो 5 2 7 यानी 7x/5 बराबर 1050। ठीक है, 7x/5 बराबर कितना 1050 आ गया। अब x का मान इससे निकाल लें, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 1050 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 1050 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपका ये समीकरण नहीं था ना, समीकरण इसके पहले जो बनाए थे, क्या बनाए थे हम लोग 7x बराबर ना, 7x बराबर कितना था 1050 गुना 5, तो x बराबर कितना होगा 1050 गुने 5 बटा 7 आ जाएगा। काट लिया यहाँ पर से, 7 इकाई 7 यहाँ बच गया कितना 3 बच गया, 7 पचे 35 यानी 150, 150 में 5 से गुना करिएगा तो 15 पचे 75, 700 कितना है 50 रुपया। अब x बराबर आया क्या इतना 750 रुपया। अब 750 रुपया एक बराबर आया, तो p का हिस्सा करा है ना, तो p का हिस्सा कितना था 2x बटा कितना 5 था ना, तो अब यहाँ x का मान पुट करेगा तो 2 गुने कितना हो जाएगा 750 बटा कितना हो जाएगा 5 हो गया, का दे 15 पचे 75 यानी 150 आया, 150 दूनी कितना आया 300 आया, यानी कि p का हिस्सा कितना आ गया आपका, p का हिस्सा आ गया 300। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, पैटर्न जो आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं ना वही बनाते रहिए, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, 16 नंबर सवाल आपका है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश पहले भी बता चुका हूँ, गेस करिए 16 का राइट आंसर क्या होगा। 16 का होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हाँ फ्रेंड्स सवाल नंबर 17 देखिए, सवाल नंबर 17 आपका किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है, इसे 168 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ या हानि बताएं। ठीक है, तो प्रश्न से चलते हैं। कह रहा है मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम, x मानते हैं, तो जब क्रय मूल्य x मानते हैं तो कह रहा है क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है, तो हानि बराबर कितना हो जाएगा x/7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न से चलते हैं, तो क्या हो जाएगा x क्रय मूल्य माने थे, तो x माइनस कितना हो जाएगा आपका हानि x/7। अब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य लिख सकते हैं ना, यानी 144। देखिए समीकरण बन गया। अब इसको हल करिएगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 7, आपका इसका एलसीएम ही होगा। ठीक है, 7 यहाँ 7x हो जाएगा, 7x माइनस कितना हो जाएगा ये x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। घटाइए 7 में से x गया तो 6x/7 बराबर 144, 6x/7 बराबर कितना हो गया 144 हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6x बराबर क्या लिख सकते हैं 144 और गुने कितना 7, तो x बराबर लिख सकते हैं क्या, x बराबर लिखेंगे तो ये आपका नीचे चला आएगा। अब काट दें यहाँ से, 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, और बच गया यहाँ पर 2 6 24, 24 इंटू 7, 24 इंटू कितना 7, 7 चक 28 के 8, 7 दूनी 14, 7 चक 28 के 8 हो गया, 7 दूनी 14 2 16, 168 रुपया आया। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ रहा है आपका 168 रुपया आ रहा है। अब देखिए कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य आ गया कितना 168 रुपया। अब कह रहा है इसको 168 रुपये पर बेचेंगे तो क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए। 18 नंबर सवाल आपका क्या है, 18 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका कि दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है। तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुप्रास अलंकार है। इसमें कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर सवाल को, रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं, रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं। सीता के आगे रमा खड़ी है, क्या होगा इसमें। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संबंध बोधक अवयव है। देखिए सीता के आगे रमा खड़ी है, 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। अभी बताया था फ्रेंड्स कि प्रत्यय जो शब्द के क्या होता है, बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो चलिए इसमें कौन सा में शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ, गेस करिए। तो सी का जो
राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जादूगर हो जाएगा। ठीक है, जादूगर में देखिए जादू में आपका गर प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द के अंत में लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का है कि यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि में बदला जाता है तो घटता है, क्या घटता है? 21 नंबर सवाल का अभी जो पहला सवाल आया था फ्रेंड्स, डिपेंड करता है जो तारत्व इस पर किस पे डिपेंड करता था, आवृत्ति पर ना। तो यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व में करिए तो आवृत्ति क्या है इसका, घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 21 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 आपका है, दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। 22 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, किनारों की स्थिति पर। अच्छा सवाल है कि दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो किनारों की स्थिति पर। सवाल नंबर 23 को देखिए कि मोटर गाड़ियों के पुर्जों पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम तथा जल का स्पर्श कोण कितना होता है, ये भी देखिए मॉडरेट अच्छा सवाल है। 23 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 90 डिग्री से अधिक। याद रखिए मोटर गाड़ियों के पुर्जों पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, क्योंकि क्रोमियम तथा जल का स्पर्श क्या होता है, तो 90 डिग्री से अधिक होता है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? चलिए बता सकते हैं आप लोग, फटाफट गेस करिए। 24 का करेक्ट आंसर पारा है, जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। देखिए थर्मामीटर में यूज करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी टेम्परेचर रहता है तो पारा देखिएगा स्केल ऊपर उठने लगता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर सवाल देखिए, ऊर्जा वहन नहीं करती है। ऊर्जा वहन क्या नहीं करती है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अप्रगामी तरंगे की वहन नहीं करती है। ठीक है, ऊर्जा अप्रगामी तरंगे का, बाकी सभी का करती है। अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे करती है, अनुदैर्ध्य प्रगामी करती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे करती है, लेकिन अप्रगामी तरंगे का वहन ऊर्जा है जो नहीं करती है। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखिए। सवाल नंबर 26 आपका है फ्रेंड्स सॉरी, यदि अभिलंब बल को दुगना कर दे तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? ये सब सवाल डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। यदि अभिलंब बल को दुगना कर देंगे तो घर्षण गुणांक का मान कितना होगा? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस टाइप का सवाल फ्रेंड्स नोटबुक में लिख लें और इसको याद कर 2-4 बार पढ़ करके याद कर लें कि यदि अभिलंब बल को दुगना कर दें तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 27 नंबर सवाल का। 27 नंबर सवाल है, 5 लीटर बेंजीन का भार क्या होगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में बराबर होगा। तो देखिए इस टाइप का भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि गर्मी के मौसम में कम जाएगा या सर्दी में बढ़ जाएगा, ये गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में क्या होगा? बराबर होगा। 5 लीटर बेंजीन का भार ऑप्शन नंबर सी। देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है, अच्छा है। 27 का सी हो जाएगा। सभी मौसम में एक समान रहेगा, वेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में होगा। चलिए 28 नंबर सवाल का क्या होगा? तो देखिए यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो उसमें क्या होगा? प्रसार होगा, फैलेगा। ऑप्शन नंबर सी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल आपका है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। किसके लिए? लाल प्रकाश के लिए। याद कर ले, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 29 का करेक्ट आंसर डी हो गया। 30 नंबर सवाल को देखें। 30 नंबर सवाल आपका है, एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो, एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसका नियत वेग होगा। उसका नियत वेग होगा। एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो क्या होगा? उसका नियत वेग होगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? 31 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वल्लभाचार्य ने किया था। सवाल नंबर 32 को देखिए, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? बहुत बार बताया फ्रेंड्स, चलिए फटाफट इसका आंसर सही करिए। क्या करता है हेमोग्लोबिन का कार्य? तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका 33 नंबर सवाल देखिए, मैथमेटिक्स बड़ा सवाल है, फिर इस पर सोल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका 2400 रुपया और कितना 5600 रुपया आएगा। इसको वीडियो को पोस्ट करके फ्रेंड्स इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कर रहा है 8000 रुपया में 2 इलेक्ट्रिक म्यूजियम सिस्टम खरीदे गए। पहले का 40% लाभ से बेचा जा गया है तथा दूसरे को 40% हानि से बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य दोनों मामलों में समान हो तो म्यूजियम सिस्टमों का क्रय मूल्य क्या होगा? इसका जो राइट आंसर आएगा 2400 और 5600 आएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। 34 नंबर सवाल आपका है कि बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चलिए कॉमन सेंस की बात है, जब बीज बुआई जाती है तो कौन सा प्रयोग किया जाता है?
34 का, तो इसका गेस करिए, नाइट्रेट, पोटास, फॉस्फोरस या कैल्शियम। तो नाइट्रेट दिया जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए 34 का करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है? 35 नंबर सवाल, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा को क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ना। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो खाने वाला सोडा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहेगा तो हो जाएगा आपका खाने वाला सोडा, और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट कहेगा तो धवन सोडा कहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल आपका है, लोहे का एक सहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा, यदि एक घन में लोहे का भार 50 ग्राम है तो सहतीर का भार कितना होगा? तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको सोल्व करके देखिएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, या अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ओजोन अवक्षय से, ओजोन परत का जो अवक्षय हो रहा है उसी से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, भारत में थोक कीमत सूची की एक असुविधा कौन सी है? भारत में थोक कीमत सूची की एक असुविधा कौन सी है? 38 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए 39 नंबर सवाल को देखें, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे क्या है आपका गेस कर लिए होंगे आप लोग, मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो 40 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अरेबिका। पहले भी बता चुका हूँ, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। आगे है फ्रेंड्स, एक यौगिक में CH तथा N परमाणु भार इतना दिया हुआ है में उपस्थित है, उस यौगिक का अनुभार 108 है, यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H8N2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 42 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? चलिए, स्वतंत्र अवस्था में कौन सा पाया जाता है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सल्फर, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर सवाल को देखिए, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए देखिए, सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त है और सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए प्राप्त किया जाता है। तो 43 का क्या हो जाएगा? उसका प्रतिजैविकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसका जांच व अनुमान किया जाता है? चलिए, क्या हुआ इसका राइट आंसर? शीशा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीशा व कार्बन कण को जांच किया जाता है। सवाल नंबर 45 को देखिए, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? चलिए, किसने किया है फ्रेंड्स? 45 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करिए। इब्न बतूता, बरनी, बंदायूनी या अमीर खुसरो। 45 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि इब्न बतूता। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने की दृश्यों का भयानक चित्रण किया? तो इब्न बतूता किया है। पहले सती प्रथा था, चलता था फ्रेंड्स, ठीक है, कि जब किसी का पति मर जाता है तो उसके साथ में उसकी पत्नी भी चिता में जल करके उसके साथ समाप्त हो जाती थी। यही सती प्रथा को अंत किया था फ्रेंड्स आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में कानून बना करके। इसमें राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। तो इसी के बारे में कर रहा है। तो किसने चित्रण किया था? तो याद रखिए, इब्न बतूता। अब देखिए आपका 46 नंबर सवाल है, सरल करने के लिए कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। सवाल नंबर 47 को देखिए, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? 47 का गेस करते चलिए। तो ये आगरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 48। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कर रहा है। 48 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानीपत में है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ है? तो पानीपत में है। पानीपत आपको कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? आपको सभी पता है, हरियाणा में। चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 49 को देखते हैं। 49 नंबर सवाल है, आई डू व्हाट आई डू भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा रचित पुस्तक है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो आई डू व्हाट आई डू के आपका जो लेखक हैं रघुराम राजन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहले गवर्नर रह चुके हैं फ्रेंड्स, तो इन्होंने ये लिखा है आई डू व्हाट आई डू। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करती है? पितृत्व को सुनिश्चित कौन सा करेगा? 50 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा आपका, गेस कर लेंगे आप लोग फ्रेंड्स, DNA और फिंगरप्रिंट ना, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर सवाल, किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है?
किसके साथ मिलकर? नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की। 51 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हाट्सएप। ठीक है, 51 का राइट आंसर व्हाट्सएप हो जाएगा। 52 नंबर सवाल को देखिए। 52 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संदर्भित है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जनार्दन। ठीक है, जनार्दन नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संबंधित है। देखिए आपका जो जनार्दन है फ्रेंड्स, ये जनार्दन अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को कहा गया था। ठीक है, अर्जुन के द्वारा कहा गया था, किसको? कृष्ण भगवान को कहा गया था। तो क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा, इनमें से कौन सा नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संबंधित है? तो जनार्दन। ये जनार्दन है जो अर्जुन द्वारा किसको कहा गया था? तो श्री कृष्ण को कहा गया था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 53 नंबर सवाल, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है। किसके चुनाव में होता है? 53 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्य, राज्य के विधान परिषदों का सदस्य, ऊपर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के लिए होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग हो गया, राज्यसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य, राज्य के विधान परिषदों के सदस्य, उपराष्ट्रपति, सभी को हो जाएगा। 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए। 54 नंबर सवाल आपका क्या है कि उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में आपका है ये विधानसभा भी है। क्या कर रहा है? उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ निर्वाचित विधानसभा और विधान परिषद है, तो पुडुचेरी है, यहाँ दोनों है। अब देखिए 55 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स। सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिका बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। आधा घंटा के बाद वह कोनिका बिंदु सी पर जो कर्ण ए के विपरीत है पहुंचता है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो मैदान के क्षेत्रफल क्या होगा? 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल का जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, 4 वर्ग किलोमीटर आएगा। चलिए सवाल नंबर 56 को देखें। सवाल नंबर 56 को देखिए, आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? 56 नंबर सवाल, इसका जो राइट आंसर होगा 56 का ए हो जाएगा। अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। आईने अकबरी अकबर की शासन प्रणाली पर ये प्रकाश डालता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और आईने अकबरी की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। 57 नंबर सवाल आपका है कि हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? पहले भी बता चुका हूँ, ये जो अपना वेबसाइट पे आप लोग मारते होंगे प्रैक्टिस सेट, तो उसमें शायद पहला ही क्वेश्चन ये उसमें है फ्रेंड्स कि हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? तो गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, काराकोरम दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? काराकोरम दर्रा। चलिए सवाल नंबर 58 को देखिए, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम एक देखिए गर्म जलधारा है और किसके कारण से उत्पन्न होती है? तो 58 का राइट आंसर होगा महासागरीय दबाव से। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि इतना से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। 59 नंबर सवाल का जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा, 0 आएगा। चलिए सवाल नंबर 60 को देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? 60 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 61 नंबर सवाल को देखें कि ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल के द्वारा। चलिए अगला सवाल है 62 नंबर सवाल है। 62 नंबर सवाल का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, यदि ए और बी विषम अंक है तो निम्न में से कौन सा सम होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कॉमन सेंस की बात है, यदि ए और बी विषम अंक है तो निम्न में से कौन सा सम होगा? तो देखिए विषम अंक कर रहे हैं फ्रेंड्स, विषम अंक मान लीजिए 3 कर लेते हैं और एक और कोई भी विषम अंक ले लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 5 ही लेती हैं तो 5 3 देखिए 8 होता है कि नहीं, सम आता है। तो कॉमन सेंस की बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 62 का ए हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स, गौर से देखिएगा, सुनते चलिए। 63 नंबर सवाल है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? देखिए पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है। देखिए कह रहा है सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं हो गया, जलवायु हो गया, मौसम संबंधी, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, सभी को बता चुके हैं फ्रेंड्स कि यह होता है क्षोभ मंडल में होता है ना आपका क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और समताप मंडल का कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, वो भी याद रखिए, सभी का याद रखें अंग्रेजी।
64 नंबर सवाल को, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब? 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद में। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर सवाल को देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे होना चाहिए मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स आप लोग भी गेस करें तो क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पे। देखिए मुझे भी नहीं याद आता था फ्रेंड्स, लेकिन इसको मैं ट्रिक से कर दिया था कि कृष्णा नदी के अलमाटी, माटी होता है मिट्टी, यानी बचपन में कृष्णा भगवान मीठी खाते थे, कुछ भी इसमें ट्रिक बैठा लीजिए, ठीक है, मीठी। अब देखिए कभी नहीं भूलिएगा, जब भी आएगा अलमाटी बांध, तो माटी कौन खाते थे बचपन में? कृष्णा भगवान। इस तरह से बचपन में बच्चा लोग खाता है, इस तरह से देखिए कुछ बैठा लीजिए, कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा। तो अलमाटी बांध किस पे है? कृष्णा नदी पे है। चलिए सवाल नंबर 66 को देखिए। 66 नंबर सवाल आपका है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग का रहा ना, तो इसका हो जाएगा अटलांटिक महासागर। 66 का ए हो जाएगा। 67 कथन है भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य है, ठीक है, ये कथन है। तो आपका 67 नंबर सवाल, 67 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कथन है भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, तात्पर्य क्या है? तो देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है, यही इसका अर्थ हुआ कि भारत एक तो समृद्धशाली देश है, यहाँ पर किसी चीज़ का कमी नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ की कमी नहीं, जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। तो यही हुआ ना कि देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ। 68 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 68 नंबर सवाल है, दो संख्या x तथा y का महत्तम समावर्तक 3 है तथा लघुत्तम समावर्त्य 105 है। यदि x प्लस वाई बराबर 36 दिया है तो 1/x प्लस 1/y का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा हमेशा फ्रेंड्स कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मस गुने लस होता है। तो दो संख्या x y मानते हैं तो दिया हुआ है, तो x गुने y यानी दो संख्याओं का एक गुणनफल हो गया, बराबर क्या होता है? मस 3 है और लस कितना? 105 है। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा? 105 में 3 से गुना करिए तो कितना है? 315 आएगा। अब यहाँ बन गया एक फ्रेंड्स कि x इंटू वाई बराबर हम लोग को निकल गया 315 निकल गया। अब प्रश्न से चलते हैं कि x 1/x और जोड़ 1/ क्या कर रहा है? y कर रहा है। अब देखिए इसका करिए एलसीएम लीजिएगा तो एक्स वाई यहाँ आ जाएगा। जब एक्स वाई आ जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ x यहाँ y लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे, इनका जोड़ है ये। तो आपका x प्लस वाई बटा एक्स वाई, ठीक है, इस एक फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर x इंटू वाई दिया हुआ है 315 और x प्लस वाई का मान भी 36 दिया हुआ है, तो बन जाएगा। इसको कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर 36 डालते हैं और यहाँ कितना डालते हैं? x इंटू वाई बराबर आपका 315 डालते हैं। अब इसको काटिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, 36/315 इसको हल करिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 12 से 3 से काटते हैं या 12 से काटिए, 3 से काटें, 3 12 या 36, यहाँ हो जाएगा 3 इकाई 3 और यहाँ हो जाएगा 105, ठीक है, 12 बटा कितना हुआ? 105 हुआ। अब इसको फिर 3 से काटें, 3 चक 12 और फिर 3 तिया के 9 और 3 पच्चे 15 यानी 4/35 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 69 को देखते हैं। 69 नंबर सवाल है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इक्वाडोर में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। 70 विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी। राइन विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 71 नंबर सवाल है कि 3/4 इतना अंदर रूट को पूर्ण करनी के रूप में लिखिए। तो सिंपल है फ्रेंड्स, करनी के रूप में करा ना, इसको देखिए यहाँ पर है तो बाहर क्या हुआ है, तो अंदर जाएगा तो 2 को एक बाहर आता है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आपका 32 है ना, 32 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना? 3 × 3 यानी कि 9 और बटा क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं, ठीक है, चूँकि 2 यहाँ पर 2 होता है तभी ना एक बाहर जाता है फ्रेंड्स। यहाँ 3 लिख सकते, 3 × 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 16 की जगह पर क्या 4 × 4 भी लिख सकते हैं, बात एक ही हुआ, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं आपका कि 32 इंटू कितना 3 × 3 ये 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा तो 4 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसको काट दिए, 4 8 चक 32 और 4 दूना के 8 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 2 हो गया, 3 3 9 दूनी 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, 72 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, -2 आएगा। 73 नंबर सवाल को देखिए। 73 नंबर सवाल का दिए गई आकृति में कोण इतना और कोण इतना
हो तो कौन सी ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 73 नंबर सवाल का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 75 डिग्री। 74 नंबर सवाल को देखिए कि किसी वर्ग में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण का मान सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। तो वर्ग के विकर्ण में क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, एक भुजा दिया हुआ है तो कितना 10√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 74 का आपका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुने √2 होता है। ठीक है, भुजा दिया हुआ है तो √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, 75 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए 76 नंबर सवाल को देखिए कि भाववाचक संज्ञा चुने। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो देखिए इसमें आपका हिंदी से कुछ प्रश्न है। तो 76 नंबर सवाल का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वकील से वकालत बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वकालत है जो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सुख दुख का सही समास चुने। सुख और दुख में कौन सा समास है 77 का, तो सुख और दुख में क्या आता है, द्वंद्व है। सुख और दुख द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि लोटा डोरी हो गया फ्रेंड्स, आपका दाल भात हो गया, सुख दुख हो गया, भाई बहन हो गया, ये सब में द्वंद्व समास है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 नंबर सवाल के देखिए, 78 नंबर सवाल आपका है कि पतन का विरुद्धार्थक शब्द, यानी कि पतन का आपका उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। तो पतन मतलब होता है क्षय, विनाश की ओर जाना, तो इसका क्या हो जाएगा 78 का ए हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा उल्टा शब्द में। माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है। माधव मुक्तिबोध किसकी रचना नहीं की है, 79 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंधा युग। ठीक है, 69 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अंधा युग उन्होंने नहीं लिखा है। माधव मुक्ति जी द्वारा रचित नहीं कौन है, इसको जूम करते हैं, कौन नहीं है फ्रेंड्स, तो अंधा युग नहीं है। बाकी आपका चांद का मुंह टेढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चांद का मुंह टेढ़ा किसने लिखा है, माधव मुक्तिबोध। भूरी भूरी खाक धूल किसने लिखा है, माधव मुक्तिबोध। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र किसने लिखा है, तो आपका माधव मुक्तिबोध। जबकि अंधा युग नहीं लिखे। अंधा युग कौन लिखे हैं फ्रेंड्स, तो धर्मवीर भारती की रचना, याद रखिएगा। अंधा युग किसने लिखा है, तो धर्मवीर भारती ने लिखा, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको 80 नंबर सवाल को देखिए। 80 नंबर सवाल आपका है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो सभी जानते हैं चंद्रवरदाई कृत है। 80 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, तो चंद्रवरदाई कृत है ये। 81 नंबर सवाल, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलंकी वंश ने करवाया था ना। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करा, सोलंकी ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर सवाल को देखिए कि चार्ट में दिए गए आवृत्ति वितरण का बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा अंक है, दी गई आकृति में बड़ी से बड़ी कौन है, सबसे बड़ा कौन है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आवृत्ति देखेंगे। आवृत्ति में सबसे बड़ा कौन है, तो आपका 12 है। ठीक है, तो जो आवृत्ति में सबसे बड़ा रहता है फ्रेंड्स, उसी की जो संख्या होता है क्या हो, बारंबार होता है ना, उसका बहुलक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है फ्रेंड्स बहुलक में, तो दी गई आवृत्ति में बड़ी से बड़ी आवृत्ति यहाँ पर 12 है। 12 की आवृत्ति कितना हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 का बी हो जाएगा। 83 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 1833 का ना, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर सवाल को देखिए। 84 नंबर सवाल आपका है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाते। 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणें 85 विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत है। गलत जोड़ा बताइए। देखिए सभी को याद कर लेगा फ्रेंड्स, गलत जोड़ा इसमें से कौन है 85 का, तो 85 का देखिए पिग्मी काम्बो बेसिनी सही है। बद्दू सऊदी अरब भी सही है। सकाई साइबेरिया गलत है फ्रेंड्स। एस्किमो उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश की जनजाति को कहा जाता है, ये भी सही है। तो आप 85 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी, सकाई है जो साइबेरिया में आपको नहीं पाया जाता है। साइबेरिया क्षेत्र में जो जनजाति पाया जाता है फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, तारतर कहते हैं। तारतार जनजाति रहते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। देखिए इसको मैं बता देता हूँ, जो साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है, सकाई नहीं पाया जाता है, उसको इस तरह से लिखा जाता है तारतार। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ये आपका साइबेरिया क्षेत्र में आपको पाया जाता है। जबकि
यहाँ पर दिया है सकाई दिया है, तो सकाई जनजाति है जो आपका कहाँ साइबेरिया क्षेत्र में आपको ये नहीं पाया जाता है, जोड़ा है जो आपका गलत है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 86 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज को आपको छांटना है 86 का। तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जस्ता हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 87 नंबर सवाल को देखते हैं। 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट, सेडेराइट। सभी को पता है फ्रेंड्स लिग्नाइट क्या है, कोयला का प्रकार है ना 87 का, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लोहा का अयस्क नहीं है। बाकी सीडेराइट ये सभी हेमाटाइट, मैग्नेटाइट है। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है, गर्म जल धारा है, कहाँ होती है फ्रेंड्स? 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंध महासागर के पश्चिमी तट पर गल्फ स्ट्रीम चलती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। गर्म जलधारा याद रखिएगा। 89 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? पहले भी करा चुका हूँ, ओसाका को कहा जाता है ना। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ओसाका ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल को देखिए, भारत में सर्वोच्च माना गया है, किसको माना गया है? 90 का राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे सर्वोच्च माना गया है आपका संविधान को माना गया है। ठीक है, किसके? संविधान को माना गया है। ये 90 का सी हो गया। 91 नंबर सवाल, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो लोकतांत्रिक, समाजवाद, न्याय या राजनीतिक, तो सभी को पता होगा। 91 का फ्रेंड्स गेस कर लेंगे, समाजवाद जोड़ा गया था ना। ये 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो समाजवादी भी जोड़ा गया था फ्रेंड्स, और धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, तीनों को याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 92 को देखिए। 92 नंबर सवाल आपका क्या है? 92 नंबर सवाल है आपका, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका हटा दिया गया है। ठीक है, 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 93 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई इतना सेंटीमीटर है तथा यह केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उस वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि भूमि से टकराकर फुटबॉल यानी गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि? 94 नंबर सवाल, कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका जो टकराकर उछलता है फ्रेंड्स, ये किसके? प्रत्यास्था गुण के कारण है, यानी ऑप्शन नंबर 94 का डी करेक्ट आंसर होगा। ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। चलिए 95 नंबर सवाल को, संचय बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? संचय बैटरी में 95 नंबर सवाल का किसका? शीशा का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए 4 सवाल अंग्रेजी से देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी में करना है। देयर शुड बी पीस इन इंडिया। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? तो भारत में शांति होनी चाहिए, शुड भी है ना, होनी चाहिए डेफिनेटली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 96 का बी होगा। 97 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्राइट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स एंटर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर सवाल का, जब देखिए एक क्लाउज, ठीक है, जब एक क्लाउज क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है, जैसे बेनी हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो दूसरा क्लाउज होगा जब पास्ट इंडिफिनिट में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर सवाल को देखिए, आपका रेफरेंस सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनेम, उल्टा शब्द, इसका उल्टा शब्द कर रहा है। ठीक है, यानी एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची होता है ना, एक्स्ट्रावैगेंट में फिजूल खर्ची, तो इसका उल्टा हो जाएगा 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 35 हो गया, माइजर हो गया, ये सभी जो इसका उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर सवाल को देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर वी आर सो लेट दैट वी कुड, सॉरी इसको देख बढ़िया से देखिए फ्रेंड्स। 99 नंबर सवाल के कि वी आर सो लेट दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर होगा कि वी आर सो लेट, हम लोग बहुत लेट है, यही कारण है कि हम लोग ट्रेन नहीं पकड़ पाए, यानी ऑप्शन नंबर डी, वी आर सो लेट दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। 99 का डी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडम टू बीट अबाउट द बस। तो टू बीट अबाउट बस मतलब होता है घुमा फिरा कर करके बातें कहना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, टू बीट अबाउट द बस मतलब होता है घुमा फिरा कर करके बातें करना, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी,
टू टॉक इन अ सर्कुम्लोमेट्री वे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था, इसमें सभी तरह का प्रैक्टिस सेट है। मैं बार बार बोलता हूँ फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस सेट है ज़रूर से ज़रूर लगाएं। ठीक है, कोई भी एग्जाम का हो, कैसा भी प्रैक्टिस सेट है, सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोग करते रहिएगा। उससे क्या है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा होता ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।